नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं अभिजात क्लासेज पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वृत्ति संधि के जो अपवाद हैं या हम कह सकते हैं कि जो विशेष नियम हैं उन पे हमने चर्चा की थी। आज हम स्वर संधि का एक अन्य भेद पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है यण संधि। क्या है दोस्तों? यण संधि। तो चलिए बिना समय गवाते टॉपिक पर चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यण संधि के विषय में। हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यण संधि के विषय में चर्चा करें तो यण संधि का सबसे पहले हम संधि कार्य करें तो क्या होगा देखना। सबसे पहले हम करते हैं संधि कार्य, ठीक है दोस्तों। और संधि कार्य जब करेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, इसके सूत्र में चर्चा करें तो इसका सूत्र होगा इको यणची। क्या होगा दोस्तों? इको यणची। ये है यण संधि का सूत्र। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणची। इको यणची। अब हम इसकी क्या करते हैं, इसकी वृत्ति करके देखेंगे। तो वृत्ति जब हम करेंगे तो इसकी वृत्ति होगी इकह स्थाने, इकह स्थाने, इकह स्थाने यण स्यात् अचि, स्यात् अचि संहितायाम, संहितायाम विषय, संहितायाम विषय। ये हो गई इसकी वृत्ति, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ है कि इक स्थाने, इक के स्थान पर यण स्यात् अचि, यण हो जाता है या यण आदेश हो जाता है अचि स्वर परे रहने पर संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। कहने का तात्पर्य यह हुआ, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें देखिए, इसमें हम देखें तो यहाँ पे 3 प्रत्याहारों का वर्णन हुआ है। एक इक प्रत्याहार यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर यण प्रत्याहार दिया हुआ है और तीसरा यहाँ पर अच प्रत्याहार दिया हुआ है। तो इसके विषय में हम बात करें तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले हम देते हैं इक प्रत्याहार, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हमने माहेश्वर सूत्रों का बड़ी ही बारीकी और गहराई से अध्ययन किया था। उसमें हमने जाना कि इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूं। तो ए ई ऊणे, री लिके एवं, एवं अयौच, अयौच, अयुज, हयवरट और लट, ठीक है दोस्तों। यहां तक हमें जरूरत पड़ेगी। ये लिख दिए हमने माहेश्वर सूत्र। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इक प्रत्याहार की बात करें तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यहाँ ई से हम शुरू करेंगे और कै तक लिखेंगे। तो ई क्या आएगा दोस्तों? ई, ई के बाद है ऊ, ऊ के बाद में नहीं कि हम क्या कर देते हैं, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोपे सूत्र से उसका लोप कर देते हैं। आगे क्या है दोस्तों? री। क्या है? री। और फिर है री, फिर है री। कह की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। इक प्रत्याहार का मतलब हुआ ई ऊ री और री, ई ऊ री और री। आगे है यण। आगे क्या है दोस्तों? यण, ठीक है। तो यण का क्या मतलब होगा? तो यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो ये से लेकर न के बीच में जो भी वर्ण है उनको हम लिखेंगे। तो ये क्या है दोस्तों? ये, वे, रे और टे का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा एक संज्ञा होकर। और आगे है ले, ठीक है दोस्तों। नए की संज्ञा कर दी। इक का तात्पर्य यहाँ पर है ई ऊ री और री से। यण से यहाँ तात्पर्य है ये, वे, रे और ले से। आगे है अच। आगे क्या है दोस्तों? अच। अच का अर्थ है यहाँ पे ए से लेकर हम
जय तक लेते हैं तो अच में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये स्वर आते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा संधि कार्य करने वाला सूत्र है इको यंची। कहने का तात्पर्य यह है कि यण संधि विधायक सूत्र यदि पूछा जाए तो यण संधि कार्य करने वाला सूत्र है इको यंची। इसकी जब हमने वृत्ति देखी तो लिखा इक है स्थानीय यण शात अचि संहितायाम विषय, मतलब इक का तात्पर्य यहाँ पर है ई, उ, री और री से, यण से यहाँ तात्पर्य है ये, वे, रे और ले से, और अचि से यहाँ पर तात्पर्य है जो भी स्वर है हमारे नो उनसे। ठीक है, तो यदि हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? इसकी डेफिनेशन होगी ई, उ, री के बाद में असमान स्वर हो। स्वर तो हो लेकिन कैसे हो? असमान हो। तो आप कहेंगे समान क्या होता हो, असमान क्या होता है? कहने का तात्पर्य यह है कि ई के बाद में ई स्वर नहीं होना चाहिए। यदि ई के बाद में ई स्वर आ रहा है तो उसका दीर्घ आदेश करके वहां हम दीर्घ संधि कर देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ई, उ, री के बाद में कैसे स्वर हो? कैसे स्वर हो दोस्तों? असमान स्वर हो। क्या हो? असमान स्वर हो। कहने का तात्पर्य है ई के बाद में ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो। ठीक है दोस्तों, ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, क्योंकि समान स्वर आने पर वहां दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई का हम क्या एक आदेश कर देते हैं ये, उ का हम वे आदेश कर देंगे, री का हम रे आदेश कर देंगे और री का हम ले आदेश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझना। पहले जो हमने 3 संधियां पढ़ी है, दीर्घ, गुण और वृद्धि, उन संधियों में हम क्या कर रहे थे? एकादेश कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? एकादेश कर रहे थे, मतलब दोनों वर्णों की जगह एक वर्ण, दो की जगह हम क्या कर रहे थे? एक। लेकिन यहाँ पर जो संधि पढ़ रहे हैं यण संधि, उसमें एकादेश नहीं होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिर्फ ई को ये में, उ को वे में और री को रे में और री को ले में चेंज करते हैं या परिवर्तन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा यण संधि। ठीक है, यदि हम इसे दूसरी तरीके से समझना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, इसे हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई या बड़ा ई, उ या बड़ा उ, री या री और री। इसका दीर्घ रूप होता नहीं। इसके बाद में इनका क्या हो जाता है? ये हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? वे। री को किस में चेंज कर देते हैं? रे में। और री को किस में चेंज कर देते हैं? ले में। शर्त क्या है? शर्त क्या है दोस्तों? शर्त ये है कि यहाँ क्या होने चाहिए? आगे असमान स्वर होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? असमान स्वर होने चाहिए। जैसे भी आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन की ओर जा रहा हूं कि ई, उ, री के बाद में यदि कोई असमान स्वर हो तो ई का हम ये, उ का वे, री का रे और री का ले आदेश कर देते हैं। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि ई और ई, इनको हम ये में, उ को हम वे में, री को रे में और री को ले में बदल देते हैं। कब बदल देते हैं? जब इनके बाद में क्या हो? असमान स्वर हो। क्या हो दोस्तों? असमान स्वर हो। तो ये हमने जाना, यण संधि की डेफिनेशन के बारे में प्रकाश डाला और इसके सूत्र का हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया। अब हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। तो देखना दोस्तों, इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं ये ऐसे। किससे? देखिए, एग्जाम्पल है
इत्यादि ही। क्या है दोस्तों? इत्यादि ही। ध्यान से देखना, एक बात मैं बता दूं आपको कि यण संधि की पहचान करने का तरीका क्या है, बहुत ही सरल है यण संधि को पहचानना। याद रखना दोस्तों, ऐसा कोई शब्द हो, ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें आधे वर्ण के बाद, जिसमें आधे वर्ण के बाद में ये वे या रे आ रहा हो, वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। दिमाग में बैठा ले, ऐसा कोई शब्द हो जिसमें ये वे रे आ रहा है और उसके तुरंत पहले वाला वर्ण जो है वो आधा आ रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे? यण संधि करते हैं। दूसरी बात, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो किस तरीके से करेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो वर्ण आधा है, जो वर्ण आधा है उस वर्ण को पूरा लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? उस वर्ण को पूरा लिख देंगे। ठीक है, और वहीं से हम उसके विच्छेद कर देंगे, उसका क्या कर देंगे? विच्छेद कर देंगे। आगे जो वर्ण लिखा हुआ है, जैसे या में क्या स्वर आ रहा है, उस ये को छोड़कर जो बाकी वर्ण है वो लिख दें। तो या में हमने ये को छोड़कर क्या निकाल दिया? आ, और आगे क्या है? दी। ठीक है दोस्तों, अब देखना यहां पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो किसको ये में बदल रहे थे हम? ई को। किसको बदल रहे थे? ई को। तो इसमें किसके स्वर जोड़ेंगे? ई की। ई का स्वर जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा? ई थी। ध्यान से देखें इसको एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया? ई है, ठीक है, जो आधा वर्ण है उस आधा वर्ण को हम क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। क्या लिख देंगे? पूरा लिख देंगे। फिर आपको ये देखना है आगे क्या वर्ण आ रहा है? ये आ रहा है। तो किसको ये में बदल रहे थे? ई को। तो इस तय में हम ई स्वर मिला देंगे, क्या बन जाएगा? इति। आगे यहीं से हम क्या कर देंगे? इसके विच्छेद कर देंगे और या में क्या स्वर बाहर निकाल लेंगे? आ। ये को छोड़ दो, ये को छोड़कर जो अन्य वर्ण है आ है, आगे है दी। ठीक है, ये हो गया इति धन आदि। फिर भी आपको कोई कंफ्यूज है कि सही है या गलत है, तो हम इसका ऑपरेशन करके देखें तो क्या होगा? इस ती में से हम क्या करेंगे? ई को बाहर निकाल लेंगे। ती में से ई को बाहर निकाला तो तय क्या हो गया? हलंत हो गया। आगे क्या आ रहा है? आदि ही। क्या आ रहा है दोस्तों? आदि ही। ई आ गया, तय हलंत है। हमने पढ़ा कि ई के बाद में कोई असमान स्वर हो, ई के बाद ई होता तो वहां दीर्घ एकादेश होकर दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन ई के बाद में आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ई को हम किस में बदल देंगे? ये में बदल देंगे। ये लो, इसका ये हो गया और आगे कर दें आदि ही। एक बात मैंने अभी बताई थी, इसमें विशेष ध्यान आपको ये रखना है, पहले जो संधियां पढ़ी है हमने उनमें एकादेश कर रहे थे, मतलब इसको और इसको, इन दोनों की जगह हम एक कर रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ ई को ये में, उ को वे में, दी को रे में और री को ले आदेश होता है। ठीक है, ई आ गया, तय हलन तय आधा है, आधा हो गया। ये में आ स्वर को मिलाएंगे, या बन गया। आगे क्या है? दी। ऐसे बन गया ये इत्यादि ही। ऐसे बन गया ये इत्यादि ही। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हम देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो काफी बार पूछा जाता है, स्वागतम। क्या है दोस्तों? स्वागतम। मैंने क्या कहा था? ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें ये वे रे हो, वे आ रहा है और उनके तुरंत पहले वाला वर्ण क्या हो? आधा हो। आधा आ रहा है तो वहां यण संधि होगी, और संधि विच्छेद करते समय जो वर्ण आधा है उस आधे वर्ण को हम पूरा लिख देंगे। आगे जो वर्ण है उनके अनुसार उनमें स्वर मिलाएंगे। वे आ रहा है, किसको वे में चेंज कर रहे थे? ऊ को। तो ये लो, इसमें ऊ स्वर मिलाया, सु बन गया। वे को छोड़कर अन्य वर्ण लिखो, तो वे को छोड़ोगे तो इसमें से आ स्वर बाहर निकलेगा। आगे है गतम। ऐसे बनाइए, सुधन आगतम। ठीक है, कैसे बना देखिए, स हलन करो, इसमें से हम ऊ निकाल देंगे। आगे क्या कर रहे हैं? आगतम। ठीक है,
हलंत हो गया। ऊ के बाद में आर मतलब असमान स्वर आ रहा है, ऊ को किस में बदल देंगे, व में बदल देंगे, ये व हो गया। आगे है आगतम, ठीक है। से व में आ स्वर को मिला है वाह, और ए से बन गया ये स्वागतम, ठीक है। इसी तरह यदि हम रे का एग्जाम्पल लें तो देखना रे का एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए पित्राज्ञा, क्या है दोस्तों, पित्राज्ञा, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें रे कहाँ है और तुरंत आधा वर्ण कहाँ पर है, तो हमने देखा है त्र एक संयुक्त व्यंजन है और इनमें दो वर्ण व्यंजन वर्ण मिले हुए होते हैं। कौन कौन से, एक तो आधा ते और रे और ए, इनको मिलाने से क्या बनता है, त्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तय से पहले रे से पहले आधा वर्ण आ रहा है, या हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, रे से पहले आधा वर्ण आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस आधे वर्ण को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। रे आ रहा है, किसको रे में बदलते हैं, री को, तो तय में री स्वर मिला देंगे, क्या बन जाएगा, पितृ, ठीक है। इसमें से रा में से आ स्वर निकालेंगे और आगे है आज्ञा, ठीक है। पी तय हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से हमने री निकाल दिया। आगे क्या है दोस्तों, आज्ञा। पी तय हलंत है, री के बाद असमान स्वर आ रहा है, री को रे में बदल दो, आगे क्या है, आज्ञा। पी तय, तय क्या है, हलंत, ये लो हलंत, रे में आ मिला, रा, आगे क्या है, ज्ञा। हमें पता है तय में रे मिलाने से क्या बनता है, त्रय बनता है, क्या बनता है, त्र, और ऐसे बन गया ये पित्राज्ञा, ठीक है। इसी तरह यदि हम लय का एग्जाम्पल लें, इसी तरीके से हम यदि लय का एग्जाम्पल लें तो देखना लय का एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, री, या हम कहें लादेश, लादेश ले। तो यहां जब हम इसका संधि, मैंने कहा था ऐसा शब्द हो जिसमें ये व रे हो और उसके तुरंत पहले वाला वर्ण आधा हो, लेकिन लय का जो एग्जाम्पल आएगा उसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसके देखना क्या हो जाएगा, री धन आदेश है, री धन आदेश है, री आ रहा है और री के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो री को क्या आदेश हो जाएगा, लय कर देंगे और आगे क्या है, आदेश है, क्या है दोस्तों, आदेश है, ठीक है। लय में आ स्वर मिलाया, ला और देश है, ये हो गया लादेश है। हमने इनके चारों के एग्जाम्पल देखे। यदि आपको संधि युक्त पद दिया हुआ है और उसका संधि विच्छेद आपसे पूछे तो मैंने आपको बता दिया इसका संधि विच्छेद करने का तरीका क्या है। लेकिन यदि आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि इसका संधि युक्त पद बनाओ तो कैसे बनेगा, तो बिल्कुल सरल है। ये मैंने अभी भी आपको पूरा करके बताया है, पूरा करके बताया है। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हम इसके और लें। मान लो आ गया प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम, इसका संधि युक्त पद बनाओ, बहुत सरल है। प्रय आ गया, तय हलन कर दो, ई निकाल दो, आगे एकम आ रहा है, प्रय तय हलंत हो गया। ई के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, ई का ये आदेश कर देंगे, आगे क्या आ रहा है, एकम। प्रय तय हलंत है, ये में ए स्वर को मिलाएंगे, ये बन गया और आगे है कम, ये लो प्रत्येकम, क्या बन गया, प्रत्येकम। बहुत सीधा है। इसी तरह इसका एग्जाम्पल लें तो देखिए वधू धन आगमे है, वधू धन आगमे है, ये आ गया। मान लो बहुत सरल है, धय हलंत हो जाएगा, इसमें से ऊ को निकाल देंगे, आगे क्या आ रहा है, आगमे है, वे आ गया, धय हलंत हो गया। ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है, ऊ को किसमें चेंज कर देंगे, वे में, और आगे क्या है, आगमे। ठीक है दोस्तों, वे आ गया, धय आधा है,
वह में आ स्वर का योग करने से वाह और ए से बना वद्भाव। तो यदि आपको इसे नहीं पता चल रहा है तो आप इनके विच्छेद कर करके देखें और अंत में नियमों पर जाएं और नियम याद है तो उसको जो भी वर्ण यहाँ है उसको आदेश करो और इस तरह से इनको संयोजित करके लिखोगे तो ये आपके सामने संधि युक्त पद आ जाएगा। तो आज हमने बात की यण संधि के विषय में और यण संधि के बारे में हमने जाना, सूत्र की बात की। संधि कार्य करने वाला सूत्र है इको यणचि, इक स्थान यण शात अचि संहितायाम विशेष की डेफिनेशन को जाना। इनके एग्जाम्पल हमने अच्छे से देखे। अब कुछ एग्जाम्पल है जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखना, जो काफी बार पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालें तो देखिए, देखना दोस्तों। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है शुद्धुपास्य। शुद्धुपास्य है, क्या है दोस्तों? शुद्धुपास्य है। क्या एग्जाम्पल है? शुद्धुपास्य जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं, देखिए क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? शुद्धि धन उपास्य है। शुद्धि धन उपास्य है। शुद्धि धन उपास्य ये संधि विच्छेद कर देते हैं। याद रखना दोस्तों, इनका संधि विच्छेद करने के बाद जो संधि युक्त पद हम बनाते हैं वो 4 तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से लिखा जा सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जैसे मैं यहां पर इसको अलग लिख दूं, 4 तरीके से लिखा जाएगा। मैं आपको बता रहा, देखिए सबसे पहले एक धम और एक यम। इसका मतलब है, इसका जब पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? सु एक धम एक ध लिखेंगे और एक यम, मतलब शुद्धुपास्य। ये तो जो इसका हम संधि युक्त पद बनाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विधम, द्विधम और द्वियम, द्विधम और द्वियम, मतलब सु धे यु पास्य। आप इसी शब्द को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी शब्द को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यदि हम बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विधम, द्विधम और एक यम, जैसे शुद्धुपास्य, शुद्धुपास्य, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक तरीका इसका ये भी है कि आप लिख दें एक धम और द्वियम, द्वियम, जैसे शुद्धुपास्य। हम इनको 4 तरीके से लिख सकते हैं। यदि एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा यदि इस तरीके से आपको पद लिखा हुआ मिल जाए तो दोस्तों वो बिल्कुल सही माना जाता है, बिल्कुल सही माना जाएगा। ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, दो एग्जाम्पल हम और लेंगे अभी। सबसे पहले शुद्धि धन उपास्य, इसका जब संधि युक्त पद बनाकर हम देखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? क्या बनेगा? इसको अच्छे से देखना, थोड़ा सा देखिए, बना के देखते हैं। शुद्धि धन उपास्य है, ठीक है। द क्या हो जाएगा? हलंत। इसमें से क्या निकालेंगे? ई। आगे क्या है दोस्तों? उपास्य है। ध हलंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई स्वर बाहर निकाला, ई के बाद में क्या आ रहा है?
असमान स्वर आ रहा है तो ई का ये हो जाएगा, आगे है उपास्य है, ध हलंत है, यह में उ स्वर को मिला है यू और आगे है पास्य है। ऐसे बनाए शुद्धुपास्य। तो ये तो हमने लिख दिया शुद्धुपास्य जो इसका पद बनेगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको अच्छे से देख लेना, इनको हम चारों तरीके से लिख सकते हैं और चारों ही ये क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक और है मध्वरी। क्या है दोस्तों, मध्वरी, और उसमें क्या होता है मधुदन अरिही, मधुदन अरिही। इसके भी हम क्या करना, 4 प्रकार से पद बन सकते हैं, 4 प्रकार से पद। कौन कौन से कैसे कैसे बनेंगे देखना। सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो इसका क्या संधि युक्त पद बनता है, देखिए मैं आ गया, ध हलंत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें से उ स्वर को निकाला, आगे क्या आ रहा है अरिही। मैं आ गया, ध हलंत है, उ के बाद असमान स्वर आ रहा है, उ को हमने व में चेंज किया और आगे क्या है दोस्तों अरिही। ठीक है, मैं आ गया, ध हलंत है, व, इसको यहीं पे संयोग कर देते हैं, व में एस और को मिलाया व और है जी। ऐसे बनाए मध्वरी। तो एक तो इसका पद ये बनेगा मध्वरी। तो हम लिख सकते हैं कि एक धम और एक वम, मतलब मध्वरी। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं द्विधम और द्विवम, जैसे मध्वरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं द्विधम और एक वम। ठीक है, जैसे मध्य और एक वम वरी। ठीक है, और एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक धम और द्विवम, जैसे एक धम ये लो और ये लो। इसको भी हम 4 तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। कितनी तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं और ये चारों ही सही माने जाते हैं, चारों ही सही माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, धात्रीधन अंश है, धात्रीधन अंश है। इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितनी तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 2 तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। एक तो इसका जो मूल पद बनेगा, जो बनेगा धात्वंश है, जब हम संधि युक्त पद बनाएंगे तो देखना, एक तो है इसमें एक तम और एक रम। जैसे इसका मूल पद देखो कैसे बनेगा, धा गया, तय हलंत हो जाएगा, इसमें से री निकाल देंगे और आगे क्या रहा है अंश है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर देखना, धा तय हलंत है, री के बाद में असमान स्वर आ रहा है, री को किसमें चेंज कर देंगे, रे में, और आगे है अंश है, धा गया। अब देखना, तय हलंत है, रे में हम एस स्वर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा रे, और तय में रे का योग करने से त्रय बनता है, संयुक्त व्यंजन, ये लो, और आगे अनुस्वार। तो एक तो ये बनता है जिसमें एक तय आ रहा है और एक रे आ रहा है, और क्या पद बनेगा, धात्वंश। क्या बनेगा, धात्वंश। और एक इसका पद बनेगा कि द्वितम, द्वि तो क्या आएंगे, तम और एक रम, मतलब ये बन जाएगा
धातंश है। क्या बन गया दोस्तों? धातंश है। ठीक है, ये तो आज हमने बात की इसके जो तीन एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उनको ध्यान से देखना। एक हमने शुद्धोपास्य के विषय में देखा, जिसे हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह मध्वरी को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। और धातंश जो है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इनको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों ही क्या माने जाते हैं? सही माने जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की यण संधि के विषय में, और यण संधि को बहुत ही सरल भाषा में समझने का हमने प्रयास किया, और इसकी बहुत ही गहराई में जाकर हमने अध्ययन किया है। और इसकी पहचान मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी कि ऐसा कोई शब्द हो जिसमें य व रे हो, उसके तुरंत पहले वाला वर्ण आधा मिले, वह यण संधि होती है। उनका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है ये हमने समझा, और उनका संधि युक्त पद कैसे बनता है वो भी हमने बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है। यदि इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालें। उन प्रश्नों का समाधान अगली क्लास में किया जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूं, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।